बिटवीन द जर्नी हमारा जो शुरू करने के पीछे कारण ये था कि लोग ये चीज़ को समझ पाए कि जो एंटरप्रेन्योर काम कर रहे होते हैं, फाउंडर्स काम कर रहे होते हैं, वो किन प्रॉब्लम से, जो रॉ प्रॉब्लम है और उनकी जो लर्निंग्स होती है उसके बारे में कुछ बताएंगे। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नाक बहुत सिकोड़ते थे कि यार एक मेडिसिन और आयुर्वेद के परिवार का एक बेटा है, एक कुल दीपक है कोट एंड कोट, वो कचरे के क्षेत्र में चला गया और नालियाँ साफ कर रहा है। क्या आपके हिसाब से जयपुर में स्टार्टअप कल्चर है या उस टाइम था? मैं अगर ये देखूं तो मेरे पास ऐसी कोई जगह है या ऐसे कोई सेट ऑफ पीपल इस शहर में नहीं था जहाँ पे जाके मैं अपनी एक फ्रस्ट्रेशन जो होती है स्टार्टअप फाउंडर की, वो उनके साथ शेयर कर सकूं। आदित्य जी, सस्टेनेबिलिटी के बिजनेस में मैंने एक चीज़ देखी है, जैसे हम भी सस्टेनेबिलिटी में हैं, वहाँ सबसे बड़ा चैलेंज ये मैंने देखा है कि उसके रिजल्ट है ना टेंजिबल नहीं है। स्ट्रॉ और टिश्यू पेपर की एक व्यक्ति के तौर पे जरूरत क्यों है, इस क्यों का जवाब ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहें सर हम आपको, कचरे वाला या आदित्यनाथ? दोस्तों, आज हम ऐसे शख्स से बात करने वाले हैं बिटवीन द जर्नी में, जिनके बारे में कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। वेस्ट मैनेजमेंट पे बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं और मज़े की बात है पिछले 17 सालों से कर रहे हैं। तो वो इतनी लंबी जर्नी कैसे कर पा रहे हैं, कैसे की उन्होंने, जर्नी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें उनके सामने आई, तो उसके बारे में, उनकी जर्नी के बारे में वो खुद ही ज़्यादा बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो थैंक यू आदित्यनाथ जी हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू दीपक भाई। आई थिंक हमारी चर्चाएं ऐसी बहुत हुई हैं, हाँ, लेकिन एक ऑफिशियल पॉडकास्ट के रूप में चर्चा होना मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा सौभाग्य है कि मैं एक बहुत ही सुंदर से आपके इस बनाए हुए वातावरण में बैठ के आज हम कुछ एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी पे बात करेंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस पॉडकास्ट बिटवीन द जर्नी के बारे में मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। हमने भी सबसे पहले इन्हीं को क्यों चुना, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर कई लोग काम कर रहे होते हैं, तो काफ़ी सारे लोग तो अभी से कर रहे हैं, ये पिछले 17 सालों से कर रहे हैं। तो आदित्यनाथ जी, जब 17 सालों पहले आपके पास ये आइडिया, ये थॉट आया कैसे? तो ये थॉट कैसे आया दीपक, उससे पहले मैं ये बता दूं कि अगर एंटरप्रेन्योरियल या उद्यमी की यात्रा की मैं बात करूं तो वो तकरीबन मोटा मोटी 24 साल पुरानी की मेरी जर्नी है। तो मैं जब पहले साल में आया अपने ग्रेजुएशन के, तब मैंने अपना पहला कंपनी शुरू की थी मेरे एक मित्र के साथ, जो कि सिक्योरिटी एजेंसी के तौर पे शुरू हुई थी। पर चूँकि उस समय खिलंदर स्वभाव के थे, एक पढ़े लिखे परिवार से आते थे, तो प्रेशर पढ़ाई लिखाई का भी था, तो उसको बीच में ही छोड़ के अपनी पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान दिया। ऑफिशियली आधिकारिक रूप से आप सही कह रहे हैं, 17 साल से मैं इस वेस्ट मैनेजमेंट की जर्नी से मैंने अपनी जर्नी शुरू करी और 17 साल से मैं इस उद्यमिता के यात्रा पे निरंतर चल रहा हूँ। अब कितना सफल हो पाया हूँ ये तो आई थिंक अंतिम सांस के बाद ही पता लगेगा, पर जितना अपने मुझ में क्षमता है उतना मैं कर पा रहा हूँ। तो अब आते हैं आपके प्रश्न पे कि शुरू कैसे हुई यात्रा। तो ये शुरू ऐसे हुई कि एक दिन मैंने मास्टर्स बायोटेक्नोलॉजी में किया, जैव प्रौद्योगिकी में, और यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से ही किया था। तो उसकी एक क्लास में हमारे एक डीन जो है, जो कि अपनी हर क्लास में किसी न किसी एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइजिंग करियर के बारे में बताते थे, बरक्स उन सभी प्रोफेसरों के जो कि या तो रिसर्च या पीएचडी या प्रोफेसरी या इन सब चीज़ों के बारे में, जो कि एक साइंस से जुड़े विद्यार्थी का एक निश्चित तय पाथ है, तय डेस्टिनेशन है, उसके बारे में बताते। तो ये जो हमारे डीन थे प्रोफेसर सीपी मलिक, चंद्र प्रकाश मलिक, ये हमारे डिपार्टमेंट के डीन थे बायोटेक्नोलॉजी के। तो ये अपनी हर कक्षा में फ्राइडे सुबह, मुझे आज भी याद है, फ्राइडे सुबह इनकी क्लासेस होती थी, फर्स्ट क्लास, और उसमें ये किसी न किसी एंटरप्राइजिंग चीज़ के बारे में बताते थे। तो उस ऐसी एक शुक्रवार की सुबह की पहली कक्षा में इन्होंने एक व्यक्ति की जर्नी हमसे शेयर की कि अगर आप में से कोई एंटरप्राइजिंग करियर के बारे में सोच रहा है बायोटेक्नोलॉजी के बाद, तो वो ये वेस्ट मैनेजमेंट का काम करता है। फिर उन्होंने तफसील से उसके बारे में बताया और उसी दिन जाके मैंने इकोनॉमिक टाइम्स, उन्होंने रेफरेंस दिया था, तो मैंने इकोनॉमिक टाइम्स जाके देखा और उसके ऊपर एक आर्टिकल आया हुआ था। वहाँ से मुझे ये आइडिया वेस्ट मैनेजमेंट का क्लिक हुआ कि यार कुछ नहीं कर सकते लेकिन ये तो अपन कर सकते हैं। तो
2006 की ये बात है और 2007 में मेरा मास्टर्स ख़त्म हुआ। मैं GRE के एग्ज़ाम देने दिया मैंने, और मैं PhD करने की मेरी इच्छा थी। और बट एक अंदर एक कीड़ा ज़रूर था कि यार पढ़ाई तो हो आ गई, अब कुछ करना है। तो 2007 में दिसंबर महीने में मैंने GRE दिया था। मुझे 2 कॉल्स आए थे PhD के, और उसी समय हमारे किसी एक संस्था के द्वारा हमारे पास कॉल आया कि उनका कोई प्रोजेक्ट है IIT कानपुर में, तो क्या हम वो करना चाहेंगे, मतलब हमसे, मतलब मैं। और मैंने एकदम कह दिया कि मैंने कहा हाँ जी कर लेंगे। ये मुझ में एक मेरा पक्ष है, मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगा कि मैं अपनी बड़ाई खुद कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा एक पक्ष है कि मैं जो भी चीज़ें मेरे पास आती हैं किसी के थ्रू, और हम कहते हैं कि द वर्ल्ड कंस्पायर्स यू फॉर दैट, तो ये मेरा एक है, जो भी आता है मैं उसको सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। तो वो ऐसे ही मैंने वो कॉल स्वीकार कर ली। मैं उनसे मिला। डॉक्टर विवेक अग्रवाल उनका नाम है, वो मेरे मेंटर हैं इस पूरे क्षेत्र में, वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में। और मैं उनसे मिला, उन्होंने कहा यार मेरा IIT कानपुर का एक प्रोजेक्ट है, क्या तुम वो कर लोगे। वहाँ से इस यात्रा की शुरुआत हुई, और तब से 2008 जनवरी से लेके आज मई 2025 अनवरत ये चालू है। 2008 अप्रैल में हमने इकोसेंट्रिक को रजिस्टर किया, जो कि हमारा ऑफिशियल ब्रांड है, और उसके साथ हमने लोगों के साथ, दूसरी संस्थाओं के साथ और अपना भी काम के साथ धीरे धीरे इसको शुरू किया। तो जैसे आप JVR से पास आउट हैं, तो आपके सारे फ्रेंड्स, कलीग्स, स्टूडेंट्स साथ में जो थे वो तो अलग अलग सेक्टर में गए होंगे, तो उन्होंने और आपके परिवार ने कि आप ये कचरे वाला का नाम से फेमस हुए, ये आप वेस्ट मैनेजमेंट में के अंदर काम करेंगे, उन्होंने कैसे लिया इस चीज़ को? तो पहले तो मैं एक तथ्य थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। जेवियर्स में मैं 10वीं कक्षा तक था, और 11वीं 12वीं मैंने SJ पब्लिक स्कूल से की है। तो वो एक ट्रांजिशन और हुआ मेरा कि एक बहुत ही हाईली प्रिविलेज्ड स्कूल से मैं एक मध्यम वर्गीय स्कूल में, अगर कह सकूँ तो, वहाँ पे आया। दोस्तों ने, जब मैंने शुरू किया तब तक मेरे जो स्कूल के दोस्त थे वो सब अपने अपना करियर में, मोस्टली वो लोग नौकरी पेशा हैं, आज भी नौकरी पेशा हैं, तो वो लोग अपना अपना नौकरियां ढूंढ चुके थे। मैं अभी भी अपने आप को खोज रहा था, और नौकरी मुझे नहीं करनी थी, ये मुझे क्लियर था। तो नौकरी मुझे नहीं करनी थी, तो मैं अपने आप को खोज रहा था, कुछ मेरे पास ऐसे हुआ नहीं था। दोस्तों ने इसको जैसे लेना चाहिए वैसे लिया, कैजुअली लिया कि यार इसका कुछ होगा, इसके दिमाग में कई सारे फितूर आते हैं, ये भी फितूर आया होगा। घर वालों ने बहुत अच्छे तरह से नहीं लिया, वो आज भी शायद इस चीज़ से अभी तक सहज नहीं है कि मैं वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। उसको आप ये भी कह सकते हैं कि चूँकि मैं एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, तो उसकी अपनी एक प्रिविलेज है, उससे भी जुड़ा हुआ ही मसला है। दूसरा, मैं एक अच्छे खासे पढ़े लिखे और प्रतिष्ठित परिवार में जयपुर के पैदा हुआ, तो उसकी अपनी एक अलग प्रिविलेज है। तो और ऐसी बहुत सारी तमाम प्रिविलेजेस। और दूसरा, चूँकि मेरे ख़ानदान में सब नौकरी पेशा रहे हैं, किसी ने आज तक कभी कोई बिजनेस किया नहीं था, उसका एक डर। तो ये सब प्रिविलेजेस और ये एक फियर मिला के मेरे घर वाले इस चीज़ में तय नहीं थे और रजामंद नहीं थे कि मैं ये रास्ता अपनाऊं। पर किसी कारणवश 2004 के आसपास, 2004 के आसपास मेरे घर वालों ने तय कर लिया था कि ये अपने हिसाब से करेगा, जो करेगा, तो इसको ज़्यादा टोकना नहीं है। और वो कारण भी ये था कि मेरी करियर शुरू करने से पहले, एंटरप्राइज शुरू करने से पहले, मैं कम्युनिटी वर्क और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादा एक्टिव था 2003 से। तो एक संस्था है रोट्रैक्ट, उसका मैं सदस्य था, और उसमें मैं फिर लीडरशिप में गया। तो उसमें 3, 4, 5 साल मैंने अच्छा बिताया, और वहाँ पे मेरे घर वालों को ये अंदेशा हो गया था कि ये भाई अपने हाथ से निकल चुका है। तो उसका फ़ायदा मुझे, जब मैंने अपनी इकोसेंट्रिक शुरू करी, तो उसमें मिला जहाँ पे ज़्यादा रोक टोक हुई नहीं। हाँ, इधर उधर गाए हुए चुपचाप से किसी ने कुछ कटाक्ष कर दिया कि अरे ये वो सब चलता है, पर वो ज़्यादा मुझे मेरे घर वालों से लड़ना नहीं पड़ा, क्योंकि एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी हम लोगों के बीच। मुझे पता था मैं अपना करूँगा, तुम मुझे ज़्यादा टोकना मत, और उनको पता था कि इसको टोक के भी कोई फ़ायदा नहीं है। पर जब, जैसा कि मैंने बताया कि समाज में कई स्तर पे, इस पर्टिकुलर क्षेत्र में जब हम बात करते हैं, तो समाज के कई स्तर पे चीज़ें
मैंने अनुभव करी है पिछले 17 साल में, और आज भी वो चीज़ें अपनी जगह वैसे की वैसे कायम है। उनमें से एक चीज़ ये थी कि आपके परिवार के इतर जो आपका दायरा है, जो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है, वहाँ पे चूंकि भारत में और हमारे समाज में, भारत के समाज में उसका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। मैं इंटरफेरेंस तो नहीं कहूँगा, योगदान रहता है, क्योंकि सब बहुत जुड़े हुए रहते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नाक बहुत सिकोड़ते थे कि यार एक मेडिसिन और आयुर्वेद के परिवार का एक बेटा है, एक कुल दीपक है, कोट एंड कोट, वो कचरे के क्षेत्र में चला गया और नालियाँ साफ कर रहा है। मतलब आज मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे आपको नालियाँ साफ करते हुए तस्वीरें और कचरे की तस्वीरें उठाते हुए तस्वीरें सब मिल जाएंगी। तो और मेरा पर्सनल अगर मैं कहूँ आपको, तो मेरा एक अंदर, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं कोई बहुत क्रांतिकारी आदमी हूँ, क्योंकि ऐसी लाइफ मेरी बैकग्राउंड नहीं दिखाता, पर मेरे अंदर ये ज़रूर है कि जो समाज में जो भ्रम है या समाज में जो जड़ताएं हैं, उसको कितना इंडिविजुअल स्तर पे मैं तोड़ सकता हूँ, और वो मैं अपने एक्शन से कितना तोड़ सकता हूँ, वहाँ वो एक पैरेलल थॉट मेरा इस वेस्ट मैनेजमेंट के एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में हमेशा रहा है। तो उसके कई सारे एग्जांपल्स हैं पिछले 17 सालों में, जहाँ पे मैंने बहुत कोशिश की है कि इन सब दायरों को तोड़े। अब उसका कितना समाज में इम्पैक्ट हुआ मुझे नहीं पता, पर मेरे बिजनेस में और मेरे पूरे दायरे में मैंने उसका बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया। अतनुर भाई, नॉर्मली देखा जाता है कि जब लोग बिजनेस शुरू करते हैं और कुछ समय तक छोड़ देते हैं, और जब आपने शुरू किया था 17 साल पहले, वेस्ट मैनेजमेंट बहुत कम लोग समझते थे। जी सही कह रहे हैं। तो बिटवीन द जर्नी हमारा जो शुरू करने के पीछे कारण ये था कि लोग ये चीज़ को समझ पाए कि जो एंटरप्रेन्योर काम कर रहे होते हैं, फाउंडर्स काम कर रहे होते हैं, वो किन प्रॉब्लम से, जो रॉ प्रॉब्लम है और उनकी जो लर्निंग्स होती है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, तो यार मैं आपको ये बताऊं कि जब मैंने शुरू किया था तो मुझे ये सब चीज़ें पता ही नहीं थी कि इस पूरी जर्नी में जो आजकल जितना ज्ञान एंटरप्रेन्योरशिप पे बढ़ता है और मैं भी उसको भोग करता हूँ, ये सब चीज़ें उस समय पता नहीं थी। उस समय अगर मैं मोटा मोटा कहूँ तो इन्फ्लुएंस करने के नाम पे मेरे पास एक किताब थी जिसका नाम था एल्केमिस्ट, जिसकी कुछ चीज़ों का, बल्कि उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था मेरे ऊपर। तो मुझे ये पता था कि ऐसा कुछ रास्ता मेरी लाइफ में होने वाला है। और अगर शख्सियतों में बात करूं तो मुझे 2-3 शख्सियतों से बड़ा प्रभावित है, जिसमें सबसे पहला नाम था स्टीव जॉब्स का। लेकिन जो डिटेल्स है कि इस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में आपको ये करना पड़ेगा, डिटेलिंग तो मुझे आज भी नहीं पता है। जो हम एबिडा और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये सब चीज़ों में आज भी दिमाग लगाता हूँ, और उस समय तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन एक चीज़ मुझे पता थी, एक चीज़ मेरे अंदर थी और एक चीज़ मुझे पता थी। तो अंदर जो थी वो ये था कि पेशेंस। तो मुझे पता था कि मेरा अब उस समय तक का जो पूरा इतिहास है, चाहे वो स्कूल, कॉलेज और उसके बाद का, वो थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे बहुत संघर्षशील है। मैं ये नहीं कहूँगा कि खाने के दाने, पर्सनल संघर्ष जो होता है कि आप एक चीज़ को करे जा रहे हो और फिर एक समय के बाद जाके आपके साथ वो चीज़ फलीभूत हुई। तो एक तो वो पर्सनल संघर्ष ने काफ़ी पेशेंस डेवलप किया था, और दूसरा जो मुझे पता थी वो ये थी कि ये जर्नी बहुत लंबी होने वाली है एज अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। क्योंकि मैंने जो किताबों में पढ़ा उससे मैं जो पैटर्न समझा कि एक पहली पीढ़ी का जो उद्यमी होता है ना, उसकी जर्नी या उसकी उम्र उस बिजनेस को सेटअप करने और एक लेवल तक ले जाने में समाप्त हो जाती है। ये जनरली सारे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स का खासकर भारत में उनकी जर्नी हमेशा रही है। कुछ अलग एक्सेप्शंस होते हैं इस जर्नी में, पर हम जैसे कॉमन लोग, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन को हमेशा प्रिविलेज मिलती है, हमेशा प्रिविलेज ना, उनको एक एक्सपीरियंस भी मिलता है, एक अनुभव जो होता है बहुत उनका काम आता है। राइट, ये बात है, बिल्कुल सही है। तो मेरे को ये चीज़ पता थी कि ये यात्रा बहुत लंबी है, इसका शायद पूरी उम्र खप जाए वो सक्सेस देखने में, या नहीं देख पाऊँ, आने वाली पीढ़ियाँ देखें, या शायद वो न भी करें। बट और एक चीज़ मेरे अंदर थी कि मैं पेशेंस मेरे अंदर है, तो उस पेशेंस ने और इस समझ ने शायद अब तक 17 साल निकाल दिए। तो एक मेरा आपके साथ ये सवाल रहेगा, क्या आप अपने आप को स्टार्टअप मानते हैं? मैं आज भी स्टार्टअप फाउंडर हूँ। मैं स्टार्टअप तो नहीं मानूंगा, क्योंकि स्टार्टअप तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे होता है, बट अगर आप मुझे पर्सनल मेरे लेवल पे कहोगे ना, मैं अपने आप को आज भी फाउंडर मानता हूँ, और मेरा माइंडसेट ही फाउंडिंग माइंडसेट का है। तो जैसे अभी आप जयपुर में आपने बिजनेस किया,
जयपुर में मोस्टली जब आपने शुरू किया तब ट्रेडिशनल बिजनेस एसएमई सेक्टर से काम होता था, उसमें और स्टार्टअप में आपने क्या फ़र्क देखा? क्या आपके हिसाब से जयपुर में स्टार्टअप कल्चर है या उस टाइम था? उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं था। तो इसका एक मैं एक किस्सा सुना देता हूँ कि 2008 में से लेके 2013-14 तक जयपुर में कोई स्टार्टअप कल्चर नहीं था। 2013 में मेरी 2 लोगों से मुलाकात हुई और उनमें से एक व्यक्ति है जिनका नाम है चिंतन बख्शी, और उनके थ्रू मैं इस स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में मुझे पता लगा। तो चिंतन अपनी पर्सनल जर्नी में थे और जयपुर आए हुए थे। तो एक दिन उन्होंने मुझे और जो मेरे मित्र थे नीरज, हमें कहा कि यार अपन एक इंक्यूबेशन सेंटर शुरू करते हैं। मेरे लिए तब तक ये बहुत नई बात थी, मुझे पता नहीं था कि ये होता क्या इंक्यूबेशन सेंटर। मतलब ये पता था कि क्या होता है, बट इसका इकोसिस्टम का दायरा कितना बड़ा है, भारत में क्या स्थिति है, ये सब चीज़ें मुझे पता नहीं थी। तो उन्होंने कहा अपन शुरू करते हैं। इट इज़ उनके शब्दों में, एग्जैक्ट शब्दों में कहूँ तो इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। और मुझे भी लगता था क्योंकि 2008 से या उससे भी पहले से एज एन एंटरप्राइजिंग पर्सन मैं अगर ये देखूं तो मेरे पास ऐसी कोई जगह है या ऐसे कोई सेट ऑफ पीपल इस शहर में नहीं था जहाँ पे जाके मैं अपनी एक फ्रस्ट्रेशन जो होती है स्टार्टअप फाउंडर की वो उनके साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सही बात है। एज एन एंटरप्रेन्योर और स्पेशली एज अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, आपके अंदर बहुत साल सेल्फ फ्रस्ट्रेशन के होते हैं जो आपके चेहरे पे दिखते नहीं। आज भी कुछ ना कुछ ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा होगा जो कि फ्रस्ट्रेट कर रहा है, बट वो मेरे चेहरे पे नहीं दिखेगा। आप उसको छिपाना सीख लेते हो, पर आपको हमेशा एक नीड चाहिए होती है जहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट हो, ऐसे कुछ लोग हों जो आपकी तरह दिखते हों, हसलर्स हों, लेकिन उनके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन हो और आपको फिर अपनी अपनी फ्रस्ट्रेशन साझा करने का मौका मिले। वो इंक्यूबेशन सेंटर ने लाके दिया। तो वहाँ से एक इंक्यूबेशन सेंटर शुरू हुआ जयपुर में, स्टार्टअप ओएसिस। हम लोग उस स्टार्टअप ओएसिस के मेंटर्स बने और चिंतन उसको चलाते हैं, आज भी चला रहे हैं। वहाँ से मैंने पहली बार स्टार्टअप्स के साथ देखना, काम करना शुरू किया और 2013 से लेके अक्टूबर 2013 से लेके मई 12 साल में बहुत बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम जयपुर में और भारत में फल फूल गया है। अब मल्टीपल इंक्यूबेशन सेंटर्स हो गए हैं। मैं आज भी स्टार्टअप्स में हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार जाता हूँ किसी भी इंक्यूबेशन सेंटर में एज अ मेंटर। बट अभी भी अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम को मैक्रो लेवल पे देखें तो हम लोग अभी भी बहुत नेसेंट स्टेज में हैं, एक शैशव काल में हैं। तो और अब चूंकि मैं पिछले 4 सालों से एसएमईज के साथ काम कर रहा हूँ बीएनआई के अंदर, तो मुझे दोनों में एक चीज़ बड़ी समझ में आई जो शायद बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती है। वो ये है कि अगर हम इस तरफ स्टार्टअप रखें और इस तरफ एसएमईज को रखें, स्टार्टअप्स के पास विजन है, स्केल है, पैसा भी है इन्वेस्टर्स के तौर पे, और एनर्जी है और भागने की क्षमता है। इनके पास ठहराव है, इनके पास एक स्टैब्लिश्ड बिजनेस है, एक इतिहास है, एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जिसको ये सफल कर चुके हैं। मेरे हिसाब से एक अच्छे बिजनेस के तौर पे ये दोनों का जो समन्वय है वो एक अच्छे बिजनेस ओनर को तैयार करता है, जहाँ पे आपको एक ही समय में आपके अंदर ठहराव भी होना चाहिए, पर आपके अंदर वो हसल भी होनी चाहिए कि यार मेरा स्केल ये है। अफसोस ये है कि इन लोगों के पास यानी एसएमईज के पास वो स्केल नहीं है, या ये लोग वो स्केल पे जाने को तैयार नहीं है, थॉट प्रोसेस नहीं है, विजन नहीं है, और अगर विजन है तो कोई बताने वाला नहीं है। इनके पास वो लोग नहीं है जो इनको समझा सके कि इनको स्टार्टअप से कैसे एसएमईज में मेटामॉर्फोस होना है और इनको एसएमईज से कैसे स्टार्टअप की तरह में अपने आप को बैकवर्ड इंटीग्रेट करना है, और यहाँ पे आके कहीं पे मामला सेटल होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व वर्किंग विद स्टार्टअप्स फॉर 6-7 years एंड वर्किंग विद एसएमईज फॉर लास्ट 4 years। ये मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। अभी रिसेंटली एक जगह में गया था तो वहाँ भी मेरे को यही थॉट आया था कि जो एसएमईज काम कर रहे हैं और स्टार्टअप काम करें, और ये अगर आपस में मिलके काम करें या दोनों में से स्टार्टअप का प्रोसेस उठाया जाए और एसएमईज का एक्सपीरियंस उठाया जाए तो बहुत अच्छा बिजनेस बनाया जा सकता है, नो डाउट, और वहाँ पे सक्सेस रेट भी ज़्यादा होगी। बट आपको लगता है कि इनका थॉट प्रोसेस आपस में एक दूसरे पे काम करेगा?
सवाल एक्चुअली ये है। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है इस चीज को जो मैंने आपको बताया उसको लेके, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि आप, चूंकि आप भी एंटरप्राइजिंग व्यक्ति हैं, मैं भी एंटरप्राइजिंग व्यक्ति हूँ, और ये जो लोग सुनेंगे इसको वो भी एंटरप्राइजिंग व्यक्ति हैं। व्यक्ति के तौर पे आपके पास इस थॉट प्रोसेस का समन्वय होना चाहिए। फिजिकल तौर पे मैं इनका समन्वय नहीं चाह रहा हूँ। मेरे अंदर एक स्टार्टअप भी होना चाहिए, हाँ। और एक ठहराव वाला बिजनेस एंटरप्रेन्योर भी होना चाहिए। अगर वो समन्वय मेरे अंदर बैठ जाएगा तो मैं स्केल देख पाऊंगा कि मेरा बिजनेस कहाँ तक जा सकता है, और वो कॉन्फिडेंस देगा कि यार ठीक है, कम व्हाट में, आई एम गोइंग टू सस्टेन एंड आई एम गोइंग टू इवेंचुअली मेटामॉर्फोज इनटू अ बिजनेस ओनर व्हिच द वर्ल्ड विल रिस्पेक्ट। आदित्य जी, सस्टेनेबिलिटी के बिजनेस में मैंने एक चीज देखी है, जैसे हम भी सस्टेनेबिलिटी में हैं, वहाँ सबसे बड़ा चैलेंज ये मैंने देखा है कि उसके रिजल्ट है ना टेंजेबल नहीं है। तो आपकी जो जर्नी रही उसमें आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और कैसे कैसे उसको ओवरकम किया, और आप आज भी सस्टेनेबिलिटी के बारे में कई सारे मिथ भी हैं, इसको कैसे एक्सप्लोर करेंगे? मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। मेरी जो जर्नी है, मैं उसको अगर मैक्रो लेवल पे आपको ऑब्जर्व करके समझाऊं तो वो एक बहुत ज़्यादा कट्टर एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट इन अ फसाड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर से शुरू होती है, और फिर वो एक बैलेंस्ड अप्रोच में जब और डीपर समझ में आता है तो आपको पता लगता है कि पर्यावरण बचाओ और प्रकृति बचाओ ये इंसान का अपने आप को ईगोइस्ट बनाने का नारा है। ओके, कैसे? इंसानियत का कैसे? वो ये, जब आप कहते हो कि पर्यावरण बचाओ, तो इसका मतलब हम पर्यावरण बचाएंगे, हम इंसान होमो सेपियंस पर्यावरण बचाएंगे, तो हम ये भूल जाते हैं कि प्रकृति हमसे बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी। ये तो मेरा भी थॉट है, मैं बोलता हूँ हम कोई नहीं है सेव द एनवायरनमेंट। तो मेरा एक्चुअली स्टार्ट वही है कि वो जो हमने शुरू किया तो वो अलगौर वाला दौर उस समय चल रहा था। अलगौर ने क्लाइमेट एक्शन के ऊपर दुनिया का ध्यान अवगत कराया था। अलगौर जो कि राष्ट्रपति के लिए खड़े हुए थे यूएस में, और एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट माने जाते हैं। ये पूरा दौर उस एक्टिविज्म का था। उसी एक्टिविज्म में हम लोगों ने भी अपनी ऊर्जा झोंकी और वहीं से काम शुरू हुआ। तो उसके लिए मैं घर पे भी लड़ता था, नहीं ये 2 कचरे के डब्बे कर दो, बट ये बहुत बाद में समझ आया कि आपको सबसे पहले खुद को बदलना पड़ेगा, और इवेंचुअली आप किसी धरती को बचाने और किसी पर्यावरण को बचाने और किसी प्रकृति को बचाने के काम में नहीं, आप अपने जीवन को सुधारने और आपकी जो आने वाली पुश्तें हैं उनके लिए एक ठीक ठाक सा वातावरण दे जाने के जितना भर काम कर सकते हो, इतना ही आपके कंट्रोल में। क्लाइमेट चेंज को होना होगा और प्रकृति को आपको निपटाना होगा, तो उसने डायनासोर भी निपटाए हैं इतिहास में, तो होमो सेपियंस को भी निपटा देगी। तो ये जो सेल्फ प्रोक्लेमेशन वाली थॉट है इंसान की कि मैं प्रकृति बचाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रियलाइजेशन मुझे 7-8 साल बाद हुआ, तो फिर मेरे को समझ में आया कि उसने आपकी जर्नी को बदला। उसने मेरी जर्नी को बदला। उसने मुझे और ज़्यादा ठहराव मेरे अंदर आया कि इट्स अ लॉन्गर प्रोसेस, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, और मैं मेरे जितना भर इम्पैक्ट कर पाऊंगा उतना कर पाऊंगा। पिछले 17 सालों में मैंने, अगर आप नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दें, तो लगभग सभी स्टेट्स में वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया है। मैंने कभी ये एनालिसिस नहीं किया कि हाउ मच, हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है, आपकी वैल्यू ऐसे देखी जाती है कि हाउ मच हैव यू एबल टू कन्वर्ट और हैंडल द टनेज ऑफ वेस्ट, कि आपने कितना टन कचरे का उत्पादन या उसका प्रोसेसिंग करके पर्यावरण को बचा लिया। मैंने कभी ऐसा एनालिसिस नहीं किया। मुझे इतना पता है कि मैंने जो काम किया है वो उनमें से बहुत सारे इस देश में पहली बार हो रहे थे। उनमें से बहुत सारों की बिजनेस मॉडलिंग पहले से तय नहीं थी, उसकी मॉडलिंग हमने करी, तो हम उस लेवल में सक्सेसफुल हुए कि आज जब हम स्वच्छ भारत अभियान के दौर में हैं 2016 के बाद से, और आपको हर छोटे छोटे शहर में गाड़ियाँ घूमती हुई दिखाई दे रही हैं और बहुत सारे नए लोग इस एनवायरनमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट में कूदना चाहते हैं, तो उनके लिए एक उम्मीद है कि हाँ इसमें कुछ है, जैसा उस समय नहीं था। तो उसमें कहीं ना कहीं मेरे जैसे दूसरे जो भी लोग इसमें अपनी आहुति दिए हैं, जिन्होंने इस फील्ड में वेस्ट मैनेजमेंट में खास तौर पे, उन सब का योगदान है कि इस इंडस्ट्री को आज इस लेवल पे है।
बट हाँ, वो प्रक्रिया जारी है। मुझे नहीं लगता कि हम लोग सक्सेसफुल अपने आप को अभी तक कहला पाए हैं। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस वी आर डूइंग हैंडसम, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, कंपनी ठीक ठाक चल रही है, तो उस सेंस में अच्छा है। बट हाँ, दुनियावी सफलता के सेंस में आई डोंट नो। आदित्यनाथ जी, कुछ ऐसे टिप्स जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे जो वो अपना के कुछ कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल लेवल पे भी कर सकते हैं? हाँ, तो मुझे उसी चीज़ से मैं कनेक्ट करना चाहूँगा कि हम दुनिया को नहीं बचा सकते हैं। हाँ, हम खुद अपने आप में कुछ बदलाव ला सकते हैं। उसका सबसे पहला उदाहरण मेरे हर फेसबुक से लेके ट्विटर इलॉन मस्क को बोला लग जाएगा, एक्स प्रोफाइल और इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे एक क्वेश्चन मैं लिख के हमेशा रखता हूँ कि हमें स्ट्रॉ और टिश्यू पेपर की एक व्यक्ति के तौर पे ज़रूरत क्यों है। इस क्यों का जवाब ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टिश्यू पेपर यहाँ पे भी रखा है आपने हाथ पोंछने के लिए, और एक स्ट्रॉ फ्रूटी पीने के लिए रखी हुई है, पर इसकी ज़रूरत क्यों है? हम अपने जेब में एक रुमाल लेके घूम सकते हैं, और जब भी हाथ साफ करने की ज़रूरत है तो रुमाल से हाथ साफ कर सकते हैं, और बाद में वो रुमाल धुल के वापस आपके पास तैयार है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। स्ट्रॉ के बारे में आप ग्लास से सीधा पी सकते हैं। स्ट्रॉ तो बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि व्यर्थ का इजाद है मनुष्यता का। स्ट्रॉ की ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ में। इट इज़ मोर डेवलप्ड इन नेशंस वेयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ यूज एंड थ्रो कल्चर, स्पेशली स्टेट्स लाइक अमेरिका, जहाँ पे लोग ऑन द गो चलते हैं और आलसी हैं, प्रेडोमिनेंटली आलसी हैं, तो वो स्ट्रॉ से पी के लेगा। हम तो जीवन भर हमने स्टील के ग्लासों में और कांसे के ग्लासों में और कुल्हड़ में चाय और ये सब पिया। अब आप उसमें कितना बदल आएगा, उस कुल्हड़ में स्ट्रॉ डाल के चाय पी लो जी। आपका परिप्रेक्ष्य भी तो देखना पड़ेगा ना आपको। तो कोई भी चीज़, मुझे लगता है कि एक व्यक्ति को अगर यूनिट माने, एक व्यक्ति के तौर पे हमको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ इतनी आसानी से क्यों अपना लेनी है। exactly. हमें हमारे परिप्रेक्ष्य को देखना है, हमें हमारे वातावरण को देखना है, और हमें हमारे समाज को देखना है कि क्या इस समाज में इसकी ज़रूरत है। मतलब हम आज भी थैला लेके जा रहे हैं। अब सरकारें कह रही हैं कि जी पॉलीथीन मत उपयोग करो, आप अपने घर से थैला लेके जाओ। आजकल तो ठेले वाला भी कहता है कि ये तो पहले भी कर रहे थे, तो आपने बिना मतलब बीच में एक ब्रेक लिया। आपको नहीं लगता कि हम फिर से बैक टू द बेसिक जाने की बातें कर रहे हैं? और ये सारा जो भी वेस्ट का काम है, ये सबसे बड़ा अपने बिहेवियर और हैबिट पैटर्न से कनेक्टेड है। क्या हम अपनी हैबिट्स में हैबिट्स को बदल के कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं एज अ इंडिविजुअल लेवल? सो बैक टू द बेसिक्स का मुझे पता नहीं, पर मुझे एक चीज़ जो इतने साल भारत में, और मैं भारत से बाहर कभी गया नहीं हूँ, तो भारत के समाज अलग अलग देख के जो मुझे कॉमन पैटर्न नज़र आया वो ये आया कि हम लोग पूरी यात्रा कभी नहीं करते। तो फॉर एग्जांपल जैसे 70 के दशक तक मोर और लेस प्राकृतिक खेती हुआ करती थी, ऑर्गेनिक खेती हुआ करती थी। फिर फर्टिलाइजर कंपनियां आई, उन्होंने क्या रायता फैलाया वो हम सब जानते हैं, एंड इवेंचुअली जो पूरी कृषि है वो फर्टिलाइज पे ट्रांसफॉर्म हो गई। 1990 के ख़त्म होते होते और 2000 नए मिलेनियम के शुरू होने के बाद से एक वापस से ऑर्गेनिक फूड का एक कहानी शुरू होने हुई। प्राकृतिक से वो ऑर्गेनिक कैसे कन्वर्ट हुआ उसकी यात्रा भी हमको पता है, क्योंकि वो वर्ड वेस्ट से आया था, तो हमने उसको लिया, क्योंकि हम कॉलोनियलिज्म से ग्रस्त हैं। पर एक अच्छी चीज़, यूनिक चीज़ भारत के लोगों में है कि वो फर्टिलाइजर आधारित कृषि की पूरी यात्रा नहीं करी, जैसे कि दूसरे देशों ने कर रखी है, जहाँ पे उस फर्टिलाइजर यूज्ड प्रोडक्ट की पूरी लाइफ साइकिल खत्म हो चुकी है, लोगों को बीमारियां हो चुकी हैं, तो लोग बैक टू बेसिक जो आप कह रहे हो वो वेस्टर्न कंट्रीज में जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लिया है। हमने क्या, हम यहाँ तक पहुंचे थे, ऑर्गेनिक इंडिया की ऑर्गेनिक होने की बात आई तो हम बहुत सारे लोगों ने यू टर्न मार लिया, बोले यार अरे तो पहले भी होता था, तो ये तो अच्छी बात है। तो ये तो अच्छी बात है, तो ये बहुत अच्छा चरित्र है हमारा। तो हम कभी पूरा नहीं जाते हैं, हम बीच में से यू टर्न गोची मारने के लिए व्यस्त हैं, तो हम बीच में से यू टर्न ले लेते हैं और फिर कहते हैं नहीं यार। अब आज की तारीख में आप देखिए कि जयपुर जैसे शहर में 4 ऑर्गेनिक प्रोड्यूस या केमिकल फ्री वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के 4 ऑर्गेनिक मार्केट्स लगते हैं। उनमें से जो 2 मार्केट लगाने वाले लोग हैं वो जयपुर के सबसे संभ्रांत वर्ग के लोग हैं। तो जो सबसे संभ्रांत वर्ग का व्यक्ति है वो खेती बाड़ी में आ रहा है
आप ट्रांजिशन देख लीजिए। तो ये भारत में हमेशा होगा। अब अच्छी बात यह है कि लोगों ने एक मास लेवल पे भी ये रियलाइज कर लिया है कि जो आप बैक टू बेसिक कह रहे हैं, मैं उसको ऐसे कहूंगा, उन्हें रियलाइज कर लिया यही है, इसी के थ्रू मॉडर्नाइज होना है। ओके। तो वो लोग, बहुत सारे लोग उसके थ्रू मॉडर्न ट्रेड प्रैक्टिसेस और मॉडर्न इकोनॉमिक मॉडल्स को डेवलप करने में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अब ऑर्गेनिक, जिन्होंने सफल ब्रांड के रूप में अपने आप को ऑर्गेनिक में स्थापित किया है जब भारत के अंदर। अंत में मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा कि ऑडियंस के लिए आप अपनी कोई ऐसी बात बता सकते हैं या एक एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं जो आप, क्योंकि आपने बिना डिजिटल इरा के भी बिजनेस किया है, डिजिटल इरा में बिजनेस किया, आजकल जो लोग कर रहे हैं, तो यंगस्टर वगैरह काफ़ी सारे लोग आपको देख रहे हैं, स्टार्टअप में भी काफ़ी सारे लोग क्या गलतियां कर रहे हैं जो आजकल के लोग, जिसकी वजह से 10 में से 9 स्टार्टअप फेल हो रहे हैं? नहीं, देखो, इस प्रश्न में थोड़ा सा जजमेंटल वाला बात आ गई है। मैं ये रूमी ने कहा था ना कि मैं गलत और परे के एक जहां और ही है, हाँ। मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। रॉकस्टार में एक लाइन आई थी, देयर इज अ वर्ल्ड बियॉन्ड राइट एंड रॉन्ग, आई विल मीट यू देयर। ये रूमी ने कहा था। तो मैं नहीं मानता हूँ कुछ भी गलत है, कुछ भी गलत है। 10 में से 9 स्टार्टअप फेल हो रहे हैं, तो ग्रेस तो हमारे, हम जैसे लोगों को भी ये हम सीख रहे हैं। ये हमारे, परेशानी यह है कि लोगों को सीख के वापस उस चीज को करने की जो पेशेंस चाहिए वो खत्म होता जा रहा है। तो कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंट, ये जो अंग्रेजी के शब्द हैं, ये मिसिंग है। आदमी एक बार फेल हो गया, उसने आइडिया किया, अब वो उसको बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेता है। प्रॉब्लम एज अ स्टार्टअप या एज अ फाउंडर या एज एन एंटरप्रेन्योर, द बेस्ट थिंग इज कि आप फेल हुए, आपको ज्यादा सीरियसली लेना, हो गए भाई, हो गए, कोई बात नहीं। जब तक घर में रोटी का इंतजाम हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से नहीं लिया जाता है। देखिए, जब तक घर में रोटी का इंतजाम आप कर पा रहे हो, तब तक आप फेल नहीं। किससे तो हम लोगों के पास पूरी दुनिया भर में ऐसे उदाहरण भी है जिनके पास रोटी नहीं थी, उसके बावजूद वो कहाँ पहुंचे। तो अभी जब तक रोटी मिले तब तक तो यू आर सुपर प्रिविलेज्ड इन लाइफ। तो आपको ये सोचना ही नहीं चाहिए। अब लोग उस फेलियर को थोड़ा ज्यादा गंभीर ले जाते हैं। आपको बहुत, सबसे पहले तो आपको अपने आप को कम गंभीर लेना पड़ेगा कि यार मैं कुछ नहीं हूँ भाई। ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। करते रहिए, फेल हो रहे हैं फिर कीजिए, फेल हो रहे हैं फिर कीजिए, फेल हो रहे हैं फिर कीजिए। और जितना परसिस्टेंट और कंसिस्टेंसी से आप काम करेंगे, इवेंचुअली कंसिस्टेंसी जीतती है। लाइफ में आपको एक्साइटमेंट मिलेगा। आप एक्साइटमेंट से स्टार्टअप में आते हैं, यार मैं स्टीव जॉब्स बनूंगा, ये एक्साइटमेंट है। पर भाई साहब, वो जो स्टीव जॉब्स बिटवीन द जर्नी वाली कहानी है ना, आपने जो अपने इसका पॉडकास्ट का नाम रखा है वो बड़ा फैसिनेटिंग है, बिटवीन द जर्नी। सारी कहानी है, द डेविल लाइज इन द डिटेल। सो गो इनटू द डिटेल ऑफ स्टीव जॉब्स, क्योंकि सक्सेस तो स्टोरी हो जाती है, लेकिन वो बिटवीन द जर्नी की जो बात है, और वो स्टीव जॉब्स की डिटेल भी आपको उसकी किताब में नहीं मिलेगी। क्योंकि वो भी किसी ने बहुत सारे अंश उसमें, आपको बहुत जगह पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में, बहुत जगहों के लोगों को सुनने पड़ेंगे, वो कितना एरोगेंट आदमी था ये भी आपको सुनना पड़ेगा। उसके बाद आपको लगेगा कि यार मोटा मोटा ये कहानी है, दिस इज व्हाट इट इज। सो द जर्नी लाइज इन बिटवीन सक्सेस, इवेंचुअल सक्सेस, जो शायद आपके मरने के बाद ही पता लगेगी लोगों को, और शुरुआत। ये 2 अंत और 2 ध्रुव है, इसके बीच में सारी कहानी। ये कहानी आपके हिसाब से अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे आप ऐसे भी जाओगे, फिर ऐसे आओगे, फिर ऐसे जाओगे, ऐसे आओगे। ECG भी तो ऐसे ही चलता है। तो जब तक चीजें ऐसे चल रही हैं, तब तक आप जिंदा हो भाई। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि हमने आज ऐसे शख्स से बात करी जो डिजिटल इरा से पहले से वेस्ट मैनेजमेंट का काम कर रहे थे। जब आपने इस शब्द को, आज तो ये हर कोई समझता है, अगर ये 2007 और 8 में मुझे कोई बोलता मैं वेस्ट मैनेजमेंट का काम करता हूँ, तो मैं तो हंस पड़ता कि क्या काम है। तो थैंक यू आदित्य जी, हमारे शो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीपक, आपने 17 साल इतनी बार बोल दिया, मुझे अभी खुद की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आई एम स्टिल अ फाउंडर, आई हैव टू trigger my beginner's mind. So thank you to you for calling me in between the journey, probably, and I'm honored कि this is the first podcast of your handle, between the journey, और मुझे इससे बड़ी खुशी क्या है कि मैं पहला साथी हूँ आपका इस यात्रा में। थैंक यू।